बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो सेशन स्टार्ट करेंगे वो अपने पिछले सेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। और पिछले सेशन में हमने ये बात की थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने एक इलस्ट्रेशन को भी हल किया था। और उसमें जो भी कोई टेक्निक्स हमने फॉलो करनी थी उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों के तहत अगर एक सवाल हल करना पड़ जाए तो फिर वो कैसे हम हल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जो प्रॉफिट स्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे वो प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसी होगी और उसकी फॉर्मेट कैसे होगा। तो मेरे सामने प्रॉफिट स्टेटमेंट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिहाज से। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि इसी के ही पैटर्न पे हम इसको जब कभी भी कोई नया सवाल करें तो इसी पैटर्न पे ही हल करें। सबसे पहले हम शो करवाएंगे सेल्स। और सेल्स के लिहाज से हमारे पास फार्मूला क्या होगा? पी इंटू क्यू। पी मीन्स प्राइस, सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? पी इंटू क्यू। ये मैं साथ साथ मेंशन कर देता हूं ताकि आप इसको यूज कर लें। सेल्स क्या होगी? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है। प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। ठीक हो गया। ये क्वांटिटी का हमेशा जेन में रखना है कि क्वेश्चन में अगर दिया होता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो आपने फिर गलती से नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस नहीं लेना। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लेना है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड लेना है। ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस करना है, लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल। चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हम प्रॉफिट स्टेटमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर ये बात याद रखनी है, जब कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने लगेंगे तो फिर क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री अगर सवाल में दी हुई है वो तो हम लिख लेंगे, और उसकी अमाउंट जो है वो उसी तरीके से जो है ना वो जितने यूनिट्स होंगे और पर यूनिट कॉस्ट होगी उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। लेकिन जब हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट है, लेकिन हमने वेरिएबल कॉस्ट को अलग शो करवाना है और फिक्स कॉस्ट को अलग शो करवाना है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है। ये चार किस्म की कॉस्ट है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीन। और चौथी कॉस्ट है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ये चार किस्म की कॉस्टें का एक ही नाम बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके जितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं दोबारा बताता हूं कि ऊपर सेल जब लेनी है तो जितने यूनिट बेचेंगे उतनी क्वांटिटी हम लेंगे, लेकिन यहां पर जो हमने कॉस्ट लेनी है जितनी हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हमने यहां पर लेनी है। ये गलती नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई जितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके आंसर यहां पर लिख देंगे। ठीक है। अब आ गया आपका फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब। फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब का मतलब ये हुआ कि जितना ओ ए आर है, यहां पर देखें ओ ए आर, मैं यहां पर आपके लिए ही लिख रहा हूं कि ओ ए आर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? अगर कोई यूनिट्स एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए हैं, जाहिर है अगर आपकी सेल्स कम हुई है, यूनिट्स ज्यादा हैं, तो फिर एंडिंग इन्वेंट्री भी होगी। तो हमने क्या करना होगा? एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देना है। और एंडिंग इन्वेंट्री को कैसे माइनस करना है? जितने यूनिट्स बच जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट के साथ।
तो हमारा जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हो कि पहले तीन चीजों को जमा कर लेना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एफ फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एब्जॉर्ब, और उसमें से तीनों को जमा करने के बाद एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगी। ये जो आपके सामने ये अमाउंट नजर आ रही है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, जिसका आपने ये हेडिंग भी बनाई थी और उसके साथ आपने लेस भी लिखा था। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा ये वाला। ठीक है। और जब ये आंसर आ जाएगा तो फिर इसमें से हमने, इसी आंसर में से हमने ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब जो है ना वो एडजस्ट करना है। यहां पर देखें, अंडर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है और ओवर के साथ, जाहिर है जब प्लस होता है तो कोई निशान निशान नहीं होता। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, अगर अंडर एब्जॉर्ब होगा तो आपने माइनस करना है, और अगर ओवर एब्जॉर्ब होगा तो आपने प्लस करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, अंडर एब्जॉर्ब होगा तो ये देखिए ये माइनस का साइन के साथ शो हो रहा है, लेकिन अगर ओवर एब्जॉर्ब है तो ये प्लस हो रहा है। ठीक है। अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा तो इस आंसर में से अंडर एब्जॉर्ब को माइनस कर देना है और ओवर एब्जॉर्ब को प्लस कर देना है। ठीक है। ये बात याद रखनी है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब इस आंसर में से अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब एडजस्ट कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इस आंसर का नाम क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया। ये है एक्चुअल आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये वाला एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है। ये जो अमाउंट दी हुई है ना, ये आपका ऐसे समझ लें अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट है। और जब तक जो है ना इसमें से ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब एडजस्ट ना हो जाए उस वक्त तक ये अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, और फिर जिस वक्त ये एडजस्टमेंट हो जाएगी तो फिर ये एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करनी है। ये बात याद रखनी कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस के बाद आपके आज का आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। ये है आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट हम मार्जिनल कॉस्टिंग की भी देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, सेल्स के लिहाज से तो पी इंटू क्यू वही लिखा हुआ है। ठीक है। और यहां पर देखिए कॉस्ट ऑफ सेल के लिहाज से, कॉस्ट ऑफ सेल के लिहाज से ये देखिए लिखा हुआ है लेस कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग इन्वेंट्री जिस तरह पहले था, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन जिस तरह पहले था। और यहां पर आपने जो बात याद रखनी है वो जरा देख लें कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल प्रोडक्शन के बाद फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आती थी या फिक्स एफओएच आते थे। यहां पर फिक्स एफओएच नहीं आएंगे, और डायरेक्टली हमने क्या करना होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इस आंसर को यहां से ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है लेस लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है। अच्छा, फिर देखें, जब ये आंसर आ जाएगा तो इस आंसर को हमने यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद हमने अदर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। अब ये जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है ये आपकी सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट है सॉरी, सेलिंग एंड एडमिन की वेरिएबल कॉस्ट है। ये आपको पर यूनिट के लिहाज से दी गई होगी, लेकिन यहां पर ये बात याद रखनी है कि ये जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है ये पर यूनिट के लिहाज से दी गई होगी, और आपने इसको जितने यूनिट सोल्ड कर रहे होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो फिगर है आपने क्या करनी है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूं। यहाँ पर क्या होगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। यहां पर ये गलती नहीं करनी कि जितने यूनिट बना रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं।
क्योंकि ये जो अदर वेरिएबल कॉस्ट होती है ये सेलिंग एक्सपेंसेस की होती है। तो जितने यूनिट बेचते बेचते जाएंगे उतने यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा क्योंकि ये लफ्ज लेस लिखा हुआ है तो यहां पर भी जो है ना माइनस साइन के साथ आएगा फिगर। आ गया। अब इसको भी माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। ठीक है। उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देनी है। लेकिन यहां पर ये बात याद रखनी है कि यहां पर प्रोडक्शन की भी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, और नॉन प्रोडक्शन की भी, नॉन प्रोडक्शन की भी फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। ऐसे समझ लें कि ये जो फिक्स कॉस्ट है यहां पर ये इसलिए लिखा हुआ है, इसमें दोनों किस्म की फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट भी और नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट भी। ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है, जब ये माइनस हो जाएगा तो फिर आपका ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। ये तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको ये स्ट्रक्चर जो है ना वो करके दिखा दूं, ताकि आपको इसकी कैलकुलेशन के लिहाज से थोड़ी सी इसकी फॉर्मेट जो है ना वो जरूर पता चल जाए। ठीक हो गया। अब आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, और हम एक बड़ा फुल फ्लेज सा क्वेश्चन हल करते हैं, ताकि हमारी ये सारी की सारी जितनी भी हमने अंडरस्टैंडिंग की है इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। चलिए, सवाल, ये वाला सवाल है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, मैं भी इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं और इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए, ना कि इसको डायरेक्टली तौर पर जो है ना वो सॉल्व करने की तरफ चले जाना चाहिए। क्योंकि जब तक इसको डिस्कस नहीं करते ना उस वक्त तक हम इसको क्वेश्चन को जो है ना वो थ्रू अच्छे तरीके से हल नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं, अ कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन मार्च 1 मेकिंग वन प्रोडक्ट ओनली। सिर्फ एक ही किस्म की प्रोडक्ट बना रही है कंपनी। ठीक हो गया। द कॉस्ट कार्ड ऑफ विच एज फॉलोस। जब वो कहते हैं ना कॉस्ट कार्ड, इसका मतलब ये होता है कि पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्ट लेबर लिखी हुई है ना और उसके सामने $5 लिखे हुए हैं, इसका मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी अदा की है, $5। और फिर डायरेक्ट मटेरियल कितनी अदा की है, $8 एक यूनिट को बनाने पे है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, $2। ठीक है। और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, $5। ठीक है। और फिर अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो फिक्स एफ ओ एच है ये ओ ए आर है। ठीक है। इसको बकायदा एक फार्मूले के जरिए कैलकुलेट किया गया है। ठीक है। और अब देखें कि अगर मैं कहूं आपको, यहीं पर मैं आपके साथ एक छोटी सी बात डिस्कस करूं, अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करूंगा तो मेरे लिए प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, यहां से लेके सिर्फ यहां तक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। लेकिन जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा हूँ तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एफ एच फिक्स एफ एच कॉस्ट भी लेनी है, और फिक्स एफ एच कॉस्ट लूंगा ₹5, तो अब मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹20। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए एक यूनिट की प्रोडक्ट कॉस्ट अगर कैलकुलेट करने बैठे तो वो बनेगी, यहां पर मैं इसको टोटल कर देता हूं, ये बनेगी 15, 15 पर यूनिट। और ये कौन सा मेथड है, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत एक यूनिट की कॉस्ट है 15, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत AC लिख रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ₹20। ये चीज एक दफा मेरे साथ जो है वो आप टैली कर लें और समझ लें, अच्छी तरह समझ लें। मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में पिछले से पिछले सेशन में भी बताया है कि जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए कैलकुलेशन करते हैं तो एक यूनिट की कॉस्ट जो होती है वो सारी की सारी उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। और हमारे इस सवाल के अंदर वेरिएबल कॉस्टें 3 किस्म की हैं, ₹5 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ₹8 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और ₹2 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड को एफ भी कहते हैं। तो इन तीनों को जमा करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत ₹15 का एक यूनिट बन रहा है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत फिक्स एफ भी जमा कर देंगे तो एक यूनिट कितने का बन रहा है, ₹20 का बन रहा है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। और फिर वो कहता है द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फिगर हैज बीन calculated on the basis of a budgeted normal output 36,000 units per annum। अच्छा, यहां पर ये बात आप याद रख लें, मैं आपको यहीं पर एक बात क्लियर करवाता जाता हूं कि ये जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है ना, ये 36,000 ये एक साल की है, यहाँ पे लिखा हुआ पर एनम।
और हम ये जो सारे का सारा सवाल हल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड इन द मार्च। हम एक साल में से एक महीने का सवाल हल कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ आपको कि 36,000 यूनिट एक साल के हैं, तो फिर एक महीने के यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 36,000 तकसीम 12, 36,000। ये आप भी मेरे साथ ये छोटी छोटी वर्किंग कर लिया करें, ताकि जो है ना ये आपको क्वेश्चन करने के दौरान आपको परेशानी ना हो। ये मैं वर्किंग आपके लिए करता हूँ, ठीक है? तो आपकी सिर्फ मार्च की प्रोडक्शन कितनी होगी? 3,000 यूनिट्स। अब ये जो 3,000 यूनिट्स है ना, हमने 3,000 के लिहाज से ही हमने एफ ओ एच को एब्जॉर्व करना है। एफ ओ एच को जो एब्जॉर्व करना है वो 3,000 के लिहाज से करना है। और मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि हमारा ओ ए आर कैसे कैलकुलेट हुआ है। ओ ए आर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए, एस्टिमेटेड एफओएच कितने हैं, ये देखें, ये लिखे हमें 15,000। एस्टिमेटेड एफओएच कितने हैं? 15,000। ठीक है। और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 3,000। ये अभी कैलकुलेट किए मैंने। ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ओ कितना आ जाएगा? $5 पर यूनिट। $5 पर यूनिट। ये मैंने कैलकुलेट किया। अब जरा देखें, यही मेरी कैलकुलेशन ये देखेंगे साबित हो रही है। ये देखेंगे, ये लिखा हुआ है, ये ₹5 जो लिखा हुआ है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसको मैंने ओ ए आर कहा था, वो यही है। ठीक है। तो हमारा ओ ए आर इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। आप इसको दोबारा जरा एक दफा रिव्यू कर ले। मैंने ओ ए आर कैसे कैलकुलेट किया है? एस्टिमेटेड एफ ओ एच डिवाइड बाई एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। एस्टिमेटेड एफ ओ एच कितने हैं? 15,000। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? 3,000। और हमारी ओ ए आर कितना निकला है? 5। यही 5 हमारा यहां पर जो 5 लिखा हुआ, इसे टैली कर जाएगा। ठीक हो गया? चलिए, मजीद हम डाटा पढ़ते हैं, और ये डाटा आपका जो है ना वो आसान तर होता जाएगा, और आपको सवाल करने के लिहाज से आसानी होगी। आइए जरा मजीद पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपके सवाल के अंदर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो क्या है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15,000 रुपये एज ए होल, जितनी भी एक महीने की, क्योंकि हम मार्च के महीने की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मार्च की फिक्स कॉस्ट कितनी है सेलिंग एंड एडमिन की? 10,000 रुपये। और मार्च की ही वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 15% ऑफ सेल्स। जितनी भी सेल्स होगी ना, उसका 15% कैलकुलेट करेंगे, और वह सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 50। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? अब आपको बता रहा है कि प्रोडक्शन कितनी की है हमने? सिर्फ 2,000 यूनिट प्रोड्यूस की है। हमने 2,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं एक्चुअली तौर पर, और फिर हमने बेचे कितने हैं? 1,500। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 500 यूनिट। तो ये जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स भी आप जरा याद रख ले, कि हमने इस महीने, मार्च के महीने में 2,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, और बेचे कितने हैं? 1,500 यूनिट। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 500 यूनिट। और इस सवाल के अंदर कहीं पर भी ओपनिंग इन्वेंट्री मेंशन नहीं है। मैंने जितना भी सवाल पढ़ा है, इस पूरे के पूरे सवाल के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। अब आ जाएं, हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हम इस स्ट्रक्चर को जो है ना वो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, और अपना ये सवाल हल करते हैं। चले, सबसे पहले वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आपसे जो है वो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवा रहा है। तो जरा याद करें, आपने कितने यूनिट बेचे हैं? 1,500 यूनिट बेचे हैं। तो सेल्स जब हम नोट डाउन करेंगे, तो सेल्स यहां पर कितनी होगी? 1,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 50। तो हमारी सेल्स कितनी हो जाएगी? P/Q। 1,500 यूनिट जरा 50, ये हो जाएगी 75,000। हमारी सेल्स है, यहां पर लिखेंगे हम 75,000। चलें, ये स्ट्रक्चर बनाने का मुझे भी एक फायदा हो गया, कि मुझे ज्यादा सारी चीजें जो है ना वो लिखनी नहीं पड़ेंगी। सिर्फ वही चीजें लिखूंगा जो कि मैंने आपको समझानी है। एक्स्ट्रा टाइम भी खर्च नहीं होगा। चलें जी, अब देखें,
कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करनी है। हमारे सवाल के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो मैं यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री को नील लिख रहा हूं, डैश लगा रहा हूं कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपसे अभी जिक्र किया है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 15 रुपए। ठीक है, और हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 15 ज़रब 2000। जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं सिर्फ उतना ही लिखना है आपने। बेचे चाहे आपने कितने हैं, 1500 है, लेकिन प्रोड्यूस कितने किए हैं, जितने प्रोड्यूस किए हैं उतने ही लिखेंगे। तो 15 ज़रब 2000 ये हो जाएगा 30,000। आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 30,000। ठीक है। और देखिए चूंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट है, तो इसके लिहाज से हमने जो फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब करने हैं वो जरा गौर से सुनना है आपने। एक यूनिट के कितने हैं, 5 रुपए। कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है कि इस स्टेटमेंट के अंदर सेल्स के तौर पर यूनिट्स की तादाद अलग होगी और प्रोडक्शन के तौर पर इस क्वेश्चन में तादाद अलग होगी। हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 2000, तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 की ही लिखेंगे। लेकिन हमने यूनिट बेचे हैं 1500, तो हमने सेल्स भी 1500 लिखनी है। ये बात आपने वेरीफाई करनी है। आपने क्वांटिटीज को जो है वो जो है ना मिक्सअप नहीं करना। मिक्सअप करेंगे तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। तो अब आपकी जो एफओएच एब्जॉर्ब किए वो कितने हैं, 10,000। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा अब देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देना है। मैं यहां पर माइनस लिख रहा हूं, ये माइनस कर रहे हैं। अब देखें कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने यूनिट्स हैं, 500 यूनिट्स हैं। यहां पर मैं 500 लिख रहा हूं। ठीक है। और जो खास बात बताने वाली है वो ये है कि एक यूनिट की, पूरे यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है और 5 रुपए फिक्स कॉस्ट है। तो फिर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के तहत हमने 20 रुपए का एक यूनिट बनाया है। अब जरा देखें, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 500 के साथ, ये आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है। और ये इसको मैं ब्रैकेट साइन के साथ लिख रहा हूं। अब जब इसको ब्रैकेट साइन के साथ लिखूंगा, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30,000 जमा 10,000 माइनस 10,000। तो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये। मैं यहां पर 30,000 लिख रहा हूं। और सुने, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पर लेस लिखा हुआ, तो लेस का मतलब ये है कि ये वाली अमाउंट जो है ना माइनस में हम लिखेंगे। ठीक है। अब इस 75,000 रुपये में से ये 30,000 माइनस हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एक चीज और रह गई है, और उस चीज का नाम क्या है, अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब एफओएच। इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, और वो छोटी सी वर्किंग क्या करनी पड़ेगी, हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी इस वर्किंग को सीखा है, और इस चैप्टर के अंदर भी इसका रिकैप्चुलेट किया है। आपको याद होगा, अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है अंडर या ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। मैं इसको हेडिंग बनाता हूं। ये लिखा हुआ है यू अंडर, इस ओ से मुराद है ओवर, ओवरहेड्स। ठीक है। चले, अब सबसे पहले लिखते हैं एक्चुअल एफओएच। क्या लिखेंगे, एक्चुअल एफओएच या एक्चुअल ओवरहेड्स। क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि हमारे एक्चुअल एफओएच कितने हैं। वैसे मेरी नजर से तो गुजरे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखें, आपके सवाल के अंदर एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, ये देखें, ये 15,000 थी।
जिस वक्त लिखा होता है ना आपके सवाल के अंदर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल ओवरहेड्स। और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स और एक्चुअल प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड कहलाएंगे ये। तो हमारे एक्चुअल एफओएच कितने हैं? 15,000। अब आपने गौर से सुनना ही है ये बात। हमारे एक्चुअल एफओएच कितने हैं? 15,000। और उसमें से माइनस करेंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, जिसको हम अप्लाइड ओवरहेड्स भी कहते हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और देखिए एब्जॉर्ब ओवरहेड का अपना फार्मूला होता है, ये भी जरा देख लें। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 2,000 यूनिट, मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर। और ओ ए आर कितना दिया हुआ है? ₹5। तो हमारे एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने हैं? ₹10,000। अच्छा अब देखें, एक्चुअल एफओएच हैं 15,000, एब्जॉर्ब ओवरहेड हैं 10,000। तो फिर अब आप मुझे मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताएं कि ये ओवर एब्जॉर्ब है या अंडर एब्जॉर्ब है। आप सोचें, थोड़ी देर के लिए सोचें। सोच करके अपने माइंड में इसका जवाब रखें, फिर मैं आपके साथ उसको कंपेयर करता हूं। ये जो 5,000 है, ये ये कहलाएगा अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। इसका नाम क्या होगा? अंडर एब्जॉर्ब। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको अंडर एब्जॉर्ब क्यों कहते हैं। देखिए, एक्चुअल एफओएच के मुकाबले में जब एब्जॉर्ब ओवरहेड की अमाउंट छोटी होती है, देखें छोटी कैसे है? एक्चुअल है 15 और एब्जॉर्ब है 10। तो एब्जॉर्ब 10,000 है, छोटा है किससे? एक्चुअल एफओएच से छोटा है। अगर एब्जॉर्ब की अमाउंट छोटी हो और एक्चुअल की अमाउंट बड़ी हो, तो उसका जो डिफरेंस होता है, जो उसका आंसर होता है, उस आंसर का नाम क्या होता है? अंडर एब्सोल्यूट। ठीक हो गया? इसका मतलब ये हुआ, टेक्निकली इसका मतलब ये हुआ कि हमें एफओएच जो है वो 15,000 पे एब्जॉर्ब करने चाहिए थे, लेकिन हमने थोड़े एब्जॉर्ब किए हैं। तो अब हम 5,000 पे मजीद एब्जॉर्ब करेंगे, तो फिर ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब जरा सुने। मैंने जिस वक्त प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहा था, तो देखिए मैंने आपके साथ कहा था, ये देखें ऐसे, ये देखें, ये जो अंडर एब्जॉर्ब है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ब्रैकेट में लिखे होने का मतलब है कि माइनस कर देंगे। ठीक है? तो अब हम 5,000 रुपये को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये देखिए जरा, ये मैंने माइनस कर दी। ठीक है? थोड़ी देर के लिए मैथ का मुझे असूल बताएं। ये भी माइनस की फिगर है 30,000, ये 5,000 रुपये माइनस की फिगर है। तो दोनों को मिला के जब हम मिलाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का 35,000 बन जाएगा। ठीक है? जब माइनस का 35,000 बन जाएगा, तो ये ऊपर प्लस के 75,000 है, इसमें से दोनों अमाउंटें माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 75,000 माइनस 35,000, आंसर आ जाएगा 40,000। अब आपका यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर है वो कितना आएगा? 40,000। आप भी चेक करें। 75,000 में से आपने क्या करना है? 30,000 भी माइनस कर देना है, फिर तो 5,000 भी माइनस कर देना है, और आपका आंसर कितना बच जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन जाएगा? 40,000। अब इस 40,000 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने टोटल सेल में से टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर दी है। और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी वो माइनस की है कि अगर ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड था, वो भी हमने एडजस्ट कर दिया। तो अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ गया। ये देखें, स्ट्रक्चर के मुताबिक ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर है 40,000 रुपये। ठीक है? और मैंने स्ट्रक्चर में ये बताया था आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर देनी है। और टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो दो किस्म की होती है। नॉन प्रोडक्शन, मैं यहां पर साथ साथ आपकी वर्किंग कर रहा हूं ताकि आपको सवाल सॉल्व करने के दौरान जो है वो आपको मुश्किल पेश ना आए। नहीं तो इसको हम जो है ना वो वर्किंग के तौर पर भी नाम दे सकते हैं। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4। मैं इसको वर्किंग 2 का नाम दे रहा हूँ क्योंकि इससे पहले एक वर्किंग हमने अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड की भी की है। इसको हम W1 का नाम दे देते हैं।
ठीक है, और इसको हम W2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और W2 में क्या करना है, हमने हमने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में भी सबसे पहले फिक्स कॉस्ट लेनी है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, मेरे साथ याद करें। इसको सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट भी कहते हैं। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो अब देखें जरा, अपने क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं और देखते हैं कि जी सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या क्या दी हुई है। ये देखें, ये दी हुई है फिक्स कॉस्ट आपकी 10,000 पे दी हुई है फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 15% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा, यहाँ पर देखें। फिक्स कॉस्ट 10,000 ले लेते हैं, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है 10,000 पे। यहाँ पर ले लेते हैं 10,000। और वेरिएबल, जो सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, 15% ऑफ टोटल सेल, और यहाँ पर लिखेंगे हम 15% ऑफ 75,000। तो ये हो जाएगी 75,000 का 15%, और ये बन जाएगा 11,250। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 11,250। अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जमा करें तो टोटल बन जाता है 21,250। 21,250, और ये 21,250 हमने यहाँ पर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पर माइनस कर देना। 21,250 ये हमने माइनस कर दिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से 21,250 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। If the gross profit is greater than the non-production cost, the resulting answer will be profit. And if the non-production cost is greater than the gross profit, the resulting answer will be loss. तो इस केस में, आज के केस में हमारा जो आंसर है वो प्रॉफिट है। 40,000 माइनस 21,250, प्रॉफिट है हमारा 40 माइनस 21,250, 18,750 हमारा आंसर है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमारा जो आंसर है, प्रॉफिट का आंसर, प्रॉफिट कह लें, टोटल प्रॉफिट कह लें, नेट प्रॉफिट कह लें, वो है हमारा 18,750। आप इस क्वेश्चन को जो है ना रिव्यू करें, मैंने जिस जिस तरीके से समझाया है आप उसको इसी तरीके से करें। एक छोटी सी छोटी भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है, और एक बारीक से बारीक भी जो है ना वो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है। आप इसको इसी फॉर्मेट के तहत सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपका ये सवाल बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इस स्टेटमेंट को कैलकुलेट करना सीखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉज लेने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, उसके बाद मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत यही स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा, कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इसी तरह की स्टेटमेंट बनानी पड़ जाए और उसकी जो थोड़ी बहुत तब्दीलियां हैं उसके मुताबिक बनानी पड़ जाए, तो फिर वो कैसे बनाएंगे। चलिए, मैं उतनी देर में इसको इरेज कर लेता हूँ, आप इसको जो है वो देख लें, अपने तौर पर देख लें। आप अपने तौर पर जो है ना वो क्वेश्चंस को 1 से 2 दफा जरूर किया करें, ताकि जो है ना वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाए। चले, अब हम मार्जिन कॉस्टिंग के तहत सवाल को हल करते हैं। नहीं जी, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत भी हमारे पास फॉर्मेट आ गया है, हम इसको सॉल्व करते हैं।
लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि एक छोटी सी जो है ना वो तब्दीली होगी, बाकी तकरीबन तकरीबन सारा सवाल जो है वैसा ही होगा। चले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है सेल्स। सेल्स कितनी है, वही 1500 यूनिट है और 50 रुपए का एक यूनिट है। तो हमारी सेल्स कितनी हो जाएगी, 75,000। यहां पर मैं सेल्स के सामने कितना लिख रहा हूं, 75,000। ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट के थ्रू देखें तो वहां पर भी टोटल सेल आपकी यही है। और ये भी नोट डाउन कर लें, मैं मार्जिन कॉस्टिंग के तहत जो है वो प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहा हूं। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमारे सवाल के अंदर बिल्कुल नहीं है, हम इसको जो है ना वो नील कर देते हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है हमारी, एक यूनिट की कितनी थी, 15। ठीक है। और कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे हमने, 2000। तो यहां पर 2000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी मैंने वेरिएबल कॉस्ट इतनी ही ली थी। लेकिन अब आ जाएगा सबसे बड़ा फर्क, मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबसे बड़ा फर्क क्या है, वो जरा नोट डाउन कर लें और बड़े जली हरूफ में, बड़े हाईलाइटेड वर्ड्स में जो है ना इसको नोट डाउन कर लें कि मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट के अंदर फिक्स कॉस्ट को यहां पर मेंशन कहीं पर भी नहीं करते। वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पिछले मेथड में हमने क्या किया था, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के बाद हमने फिक्स एफएच लिखे थे, वो मार्जिन कॉस्टिंग स्टेटमेंट में यहां पर नहीं आएंगे। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली तौर पर अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहां से माइनस कर देंगे। और हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 500 यूनिट। कहां से पता चला, हमें सवाल में लिखा हुआ है कि यूनिट प्रोड्यूस किए हमने 2000, लेकिन उसमें से बेचे कितने हैं, 1500। तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी रह जाएगी, 500 यूनिट। तो मैं यहां पर लिखूंगा 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाई एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 15। ठीक है। एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 15। और वो ये देखिए ये मेंशन की हुई है। और ये 15 क्यों ली है, चूंकि मार्जिन कॉस्टिंग स्टेटमेंट है। तो मार्जिन कॉस्टिंग में जो है ना सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते होते हैं, इसलिए मैंने 15 लिया है। ठीक है। तो अब हमारी जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 500 जरा 15, आई थिंक 7500 बन जाएगा। हाँ जी, 7500। अब देखें जरा, जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है या क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस होती है। तो ये देखिए ये मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ये देखिए ये लिखा भी हुआ है लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,500। अब चूंकि यहां पर लिखा हुआ है लेस कॉस्ट ऑफ सेल, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल लेस करने के लिहाज से हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और वैसे भी इसको माइनस कर सकते हैं। 75,000 में से 22,500 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 75,000 माइनस 22,500, आंसर आ जाएगा 52,500। 52,500 यहां पे लिखेंगे, 52,500। अब इस आंसर में से हमने क्या करना है, नॉन प्रोडक्शन को वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, नॉन प्रोडक्शन। और आपको याद है कि नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 15% ऑफ सेल्स। तो अब हम 15% ऑफ सेल जितना वो कितना लेंगे, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। 75,000 का 15%, और वो बनता था 11,250। ये 11,250 भी यहां से मैं माइनस कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी कैलकुलेशन मुझे दोबारा नहीं समझानी पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है ना वो एक दफा समझा देता हूँ कि लिखा हुआ है यहाँ पे अदर वेरिएबल कॉस्ट। और अदर वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। और सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट हमारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि जो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है वो 15% ऑफ सेल है, वो यहां से हम माइनस करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग की खसूसियत ये है कि आपने उसकी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो यहीं से ही माइनस करने होते हैं। अब क्या करेंगे, अब 52,500 में से 11,250 रुपये माइनस करेंगे, तो फिर ये आंसर आ जाएगा -52,500 में से माइनस कर देते हैं, बाकी आंसर आ जाएगा 41,250 रुपये। अब ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये लाइन इसीलिए लगी हुई है
कि उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और वो कितना आ जाएगा 41,250। जरा नोट डाउन कर लें, हमारे स्ट्रक्चर के मुताबिक, फॉर्मेट के मुताबिक इस वक्त हमारा आंसर आ चुका है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, या सिर्फ कंट्रीब्यूशन का, और वो कितना है 41,250। अब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि तमाम किस्म की फिक्स कॉस्टें माइनस करेंगे। कौन कौन सी फिक्स कॉस्टें, नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है लेस फिक्स कॉस्ट, और लेस फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल फिक्स कॉस्ट सारी माइनस कर दें। दो किस्म की फिक्स कॉस्टें हैं, एक है प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट और एक है सेलिंग एंड एडमिन की फिक्स कॉस्ट। जरा रिव्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को कि प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट कितनी लिखी हुई है एक्चुअल, और सेलिंग एंड एडमिन की फिक्स कॉस्ट कितनी लिखी हुई है। ये देखें जी, हमने प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट ढूंढ ली। ये है आपकी प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट 15,000, और ये है आपकी सेलिंग की फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि 15,000 जमा 10,000, 25,000 पे हमारी जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट है पूरी की पूरी कंपनी की। तो हमने क्या करना है, वर्किंग करनी है आपने तो कर लें, मैं यहां पर आपको वर्किंग कर देता हूं W3 के नाम से, W3 के नाम से। और W3 का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट कौन सी, प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन की कितनी है 15,000, और नॉन प्रोडक्शन कितनी है 10,000, और ये टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 25,000। और यहां से हमने माइनस भी कर देनी है 25,000, और 25,000 जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 16,250। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 16,250। इस वक्त तक हमने जो है वो दोनों मेथड के तहत प्रॉफिट स्टेटमेंट बना के दोनों के अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट कितना था, 18,000 समथिंग था, और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत आपका प्रॉफिट कितना है 16,250। ये दोनों प्रॉफिट्स के आंसर्स में फर्क क्यों है, ये हमने अगले अपने सेशन में सीखना है कि इसका इसकी वजह क्या है, और इसको हमने किस तरह जो है वो वेरीफाई करना है। और दूसरी बात ये है कि प्रॉफिट स्टेटमेंट जब हमने बनाई तो इनके जो आंसर्स डिफरेंट हैं, ये हम किस तरह टैली करेंगे। ठीक है, ये हम अपने अगले सेशन में करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप इस चीज़ को जो है ना वो दोबारा से कैलकुलेट कर लें, दो दफ़ा तकरीबन कैलकुलेट करें। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश ये है कि आप इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करें, ताकि आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस की वजह से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और आपको एग्जाम की प्रेपरेशन के लिहाज से आपको कोई इशू ना आए। चलें जी, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि एक अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको असाइन कर देता हूं, और अगला क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का ही है। ये देख लें, बल्कि आप भी थोड़ा सा व्यू कर लें। ये देखें, उसने खुद सवाल को हल किया हुआ है जिस तरीके से मैंने सवाल हल किया था। अब जरा ऑब्जर्व करें वैसा ही है या नहीं। ये देखें जरा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। 18,750 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। और आप इसको देखें, इसमें कोई इशू आए तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। अब चलते हैं, तो ये उसकी वर्किंग है, ये वर्किंग मैंने सारी आपको साथ साथ करवाई थी, ठीक है। और ये मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत देखिए 16,250 रुपये नेट प्रॉफिट है। इसकी जितनी भी वर्किंग की हुई है वो भी यहाँ से देख लें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपको एक क्वेश्चन असाइन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2।
ये वाला जो सवाल है ये आप ट्राई करेंगे। मैं नेक्स्ट सेशन में यही क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा, और देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है और इसमें से कितनी चीजें बताने वाली हैं। ये क्वेश्चन आप जो है वो खुद सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में ये सवाल मैं खुद भी सॉल्व करूंगा। ठीक हो गया? और नेक्स्ट सेशन में हमारा एक और भी टॉपिक होगा कि हमने द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में फर्क क्यों आया है, ये भी हम सीखेंगे और ये साबित करेंगे कि ये फर्क किस वजह से था। ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में हम जो है वो टेस्ट स्टेट 2 भी करेंगे, और हम अपना जो प्रॉफिट के जो आंसर्स का डिफरेंस है ये क्यों आता है, ये टेक्निकली तौर पर क्यों आता है, इसकी वजह भी ढूंढेंगे। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।